नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 19 है। 19वें नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए 20 कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर आप रेगुलर वीडियोस के माध्यम से CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS एक्सेल में ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में यदि हमें ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है तो हम कौन सा फंक्शन उपयोग करेंगे। MS एक्सेल में जब हम कोई टेबल बनाते हैं, कोई वर्कशीट बनाते हैं तो उसमें कुछ सेल खाली होते हैं, ब्लैंक सेल होते हैं। यदि हमें अपनी टेबल में एक फिक्स रेंज में खाली सेल को काउंट करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। एक्सेल में डेटा पर काउंटिंग करने के लिए कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, जैसे कि नंबर से भरे गए सेल को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का यूज किया जाता है। यदि आपको केवल वह सेल काउंट करने हैं जिनमें नंबर भरे गए हैं तो आप काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की वैल्यू से फिल किए गए सेल को काउंट करना है तो आप काउंट ए फंक्शन का यूज कर सकते हैं। काउंट ए काउंट फंक्शन केवल नंबर से भरे गए सेल को काउंट करता है। काउंट ए फंक्शन हर प्रकार की वैल्यू से, सभी प्रकार के डेटा से भरे गए सेल को काउंट करता है। इसी प्रकार से एक फंक्शन होता है काउंट इफ। काउंट इफ जो कि कंडीशन के आधार पर सेल को काउंट करता है। हमसे पूछा गया है ब्लैंक सेल को काउंट करने वाला फंक्शन कौन सा है, तो ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज किया जाता है। काउंट ब्लैंक, इस फंक्शन का नाम ही है काउंट ब्लैंक। आपके एक फिक्स एरिया में, फिक्स रेंज में जो भी सेल खाली होंगे, ब्लैंक होंगे, उनको काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज किया जाता है। काउंट फंक्शन केवल नंबर से फिल किए गए सेल को काउंट करता है। काउंट ए फंक्शन सभी प्रकार के डेटा से फिल किए गए सेल को काउंट करता है। काउंट इफ फंक्शन कंडीशन के आधार पर सेल को काउंट करता है और काउंट ब्लैंक फंक्शन केवल खाली सेल को काउंट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। काउंट ब्लैंक फंक्शन ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम एक्सेल सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। हमने MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में यहां पर कुछ डेटा टाइप किया है। आप देख सकते हैं यहां पर हमने कुछ डेटा टाइप किया है जिसमें कुछ सेल खाली भी हैं, कुछ सेल ब्लैंक भी हैं। अब यदि हमें इस रेंज में ब्लैंक सेल को काउंट करना है तो हम काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज करेंगे। काउंट ब्लैंक, और यहां पर रेंज देंगे जिस रेंज में हमें ब्लैंक सेल को काउंट करना है। तो हमने यहां पर रेंज दी है G4 से लेकर G10 तक। हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस रेंज में हमारे 2 सेल खाली हैं, बाकी सभी सेल भरे हुए हैं। तो एक्सेल में यदि आपको खाली सेल को काउंट करना है तो उसके लिए काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से, इंटरनेट से संबंधित है। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, जो कि किसी वेबसाइट के URL को डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा IP एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। IP एड्रेस में जब भी हम किसी वेबसाइट का URL टाइप करते हैं, वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो उस URL को DNS के द्वारा एक IP एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, जो कि किसी वेबसाइट के URL को, एड्रेस को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाइनेक्स में टर्मिनल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लाइनेक्स में टर्मिनल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है यह क्वेश्चन। लाइनेक्स जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, जो कि एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया है। लाइनेक्स में जहां पर हम कमांड को रन करते हैं, जिस स्क्रीन पर हम कमांड को रन करते हैं, उसे कहा जाता है टर्मिनल। टर्मिनल एक प्रोग्राम होता है जिस पर लाइनेक्स की सभी कमांड को रन किया जाता है। टर्मिनल स्क्रीन पर जब हम कमांड को रन करते हैं तो आउटपुट आता है और स्क्रीन फिल हो जाती है, स्क्रीन भर जाती है। यदि हमें टर्मिनल स्क्रीन को खाली करना है, क्लियर करना है, तो कौन सी कमांड यूज की जाती है, हमसे यहां पर पूछा गया है। टर्मिनल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड का यूज किया जाता है। क्लियर कमांड का टर्मिनल वह लोकेशन होती है, वह प्लेस होती है जहां पर लाइनेक्स की कमांड को रन किया जाता है, और कमांड को रन करने पर जो आउटपुट आता है उससे टर्मिनल स्क्रीन फिल हो जाती है। उस टर्मिनल स्क्रीन को क्लीन करने के लिए, खाली करने के लिए क्लियर कमांड का यूज किया जाता है, क्लियर कमांड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लाइनेक्स में टर्मिनल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में इक्वल पावर 5,3 का आउटपुट क्या होगा? एक्सेल में पावर फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। पावर फंक्शन से संबंधित एक्सेल में इक्वल पावर 5,3 का आउटपुट क्या होगा? मतलब यदि हम एमएस एक्सेल में यह फंक्शन रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट प्राप्त होगा? एक्सेल में कई प्रकार के फंक्शन यूज किए जाते हैं, उसी में से एक फंक्शन होता है पावर फंक्शन, जो कि एक नंबर पर किसी दूसरे नंबर से पावर को कैलकुलेट करता है। पावर को कैलकुलेट, एक नंबर यह कहलाता है बेस नंबर और यह कहलाता है पावर नंबर। यदि हमें बेस नंबर पर पावर कैलकुलेट करनी है तो हम पावर फंक्शन का यूज करेंगे। यहां पर हमें जो एग्जाम्पल दिया है उसका मतलब होगा 5 के ऊपर 3 की पावर। 5 हो जाएगा बेस नंबर और 3 हो जाएगा पावर नंबर। मतलब हमें 5 में 5 का गुणा 3 बार कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। पावर फंक्शन जो है एक्सेल का, वह एक नंबर पर किसी दूसरे नंबर से पावर को कैलकुलेट करता है। पहला नंबर दिया गया है 5, तो 5 के ऊपर पावर लगानी है, और किससे पावर लगानी है? हमें 3 से। मतलब 5 का गुणा 5 में 3 बार करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 125, 125। क्योंकि 5 के ऊपर जब 3 की पावर आएगी तो हम उसका 3 बार गुणा करेंगे। 5 का गुणा 5 में किया तो 25, और 25 का गुणा 5 में करा तो 125। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इक्वल पावर 5,3 का आउटपुट होगा 125। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमने इक्वल के साथ पावर फंक्शन को टाइप किया। पहला नंबर दिया हमने 5, दूसरा नंबर दिया हमने 3। मतलब 5 के ऊपर 3 की पावर हमें कैलकुलेट करनी है। एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमें 125 आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो एक्सेल में पावर कैलकुलेट करने के लिए पावर फंक्शन का यूज किया जाता है, जो कि 2 आर्ग्यूमेंट को लेता है। आर्ग्यूमेंट मतलब इसमें जो वैल्यू हम पास करते हैं, एक होता है बेस नंबर, एक होता है पावर नंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्न में से कौन एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर नहीं है? एमएस वर्ड में निम्न में से कौन एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर नहीं है? एमएस वर्ड जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग टाइपिंग और फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है, और डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है .docx। एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन .docx होता है। हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड में निम्न में से कौन एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर नहीं है? जब हम एमएस वर्ड में
कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। फॉर्मेटिंग के अंतर्गत मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, हाईलाइट कलर, फॉन्ट कलर। हमसे पूछा गया है कौन सा एक फॉर्मेटिंग फीचर नहीं है, तो अंडरलाइन तो फॉर्मेटिंग का फीचर है, सबस्क्रिप्ट भी है, बोल्ड भी है, लेकिन सेक्शन ब्रेक फॉर्मेटिंग का फीचर नहीं है। सेक्शन ब्रेक फॉर्मेटिंग का फीचर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन ब्रेक फॉर्मेटिंग वाला फीचर नहीं होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में इंसर्शन पॉइंट के राइट साइड से एक कंप्लीट वर्ड को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट में इंसर्शन पॉइंट के राइट साइड से एक कंप्लीट वर्ड को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट में मतलब एमएस वर्ड में इंसर्शन पॉइंट के राइट साइड से एक कंप्लीट वर्ड को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को हम एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिकली समझेंगे पहले, और यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। तो चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यह एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जहां पर हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। जब आप किसी टेक्स्ट पर कर्सर रखते हैं, किसी भी वर्ड पर, किसी कैरेक्टर पर अपना माउस से क्लिक करते हैं, तो जहां पर आपका कर्सर होता है उसे कहा जाता है इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंसर्शन पॉइंट का मतलब है आपके कर्सर की पोजीशन, जहां पर आपका अभी कर्सर है वही कहलाएगा इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट का मतलब क्या है, यदि आप अभी कुछ भी टाइप करेंगे तो वह यही टाइप होगा। तो इंसर्शन पॉइंट का मतलब है कर्सर से, पॉइंटर से। एक हमारा डाउट क्लियर हो गया कि इंसर्शन पॉइंट क्या था। इंसर्शन पॉइंट का मतलब था हमारे माउस की पोजीशन, कर्सर की पोजीशन। अब जब भी आप एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट डिलीट करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप राइट साइड से, यहां राइट साइड से लेफ्ट वाला मैटर डिलीट कर सकते हो। यदि आप बैक स्पेस को प्रेस करोगे, बैक स्पेस को, तो राइट में आपका कर्सर है लेकिन लेफ्ट साइड का मैटर डिलीट हो रहा है, वह भी एक एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। आप देख सकते हैं बैक स्पेस की से सिंगल कैरेक्टर को डिलीट किया जा रहा है। मतलब इंसर्शन पॉइंट हो गया हमारा कर्सर, इसके लेफ्ट साइड में यदि हमें एक एक अक्षर को, एक एक कैरेक्टर को डिलीट करना है तो बैक स्पेस की का यूज किया जाता है। बैक स्पेस का, बैक स्पेस से आप एक एक कैरेक्टर को, एक एक अक्षर को डिलीट कर सकते हो, वह भी लेफ्ट साइड पर। अब यदि आपको लेफ्ट साइड पर एक पूरा शब्द डिलीट करना है, एक कंप्लीट वर्ड डिलीट करना है, तो आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को प्रेस करें। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से हम लेफ्ट साइड का एक कंप्लीट वर्ड डिलीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर यदि हमें एक कंप्लीट वर्ड डिलीट करना है तो हम उसके लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। इसको हमने अंडू किया है। अंडू मतलब एक स्टेप पीछे जाना। तो आपने देखा यहां पर 2 शॉर्टकट की। यदि हमें इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक एक कैरेक्टर को मिटाना है तो बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे, और यदि हमें लेफ्ट साइड पर कंप्लीट वर्ड को मिटाना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को प्रेस किया जाता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है राइट साइड का। राइट साइड मतलब हमारा कर्सर यहां है, हमारा कर्सर रखा है स्टार्टिंग में, और हमें राइट साइड पर जो मैटर लिखा है उसको डिलीट करना है। राइट साइड के मैटर को, इंसर्शन पॉइंट के राइट साइड का मैटर डिलीट करना है। यदि आप एक एक कैरेक्टर, एक एक अक्षर डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करें, डिलीट की को। आप देख सकते हैं इंसर्शन पॉइंट के राइट साइड का एक एक कैरेक्टर, एक एक अक्षर डिलीट हो रहा है। यह हो रहा है डिलीट की से। डिलीट की से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। मैंने इसको अंडू किया है ताकि हमारा टेक्स्ट वापस आ जाए। आप देख सकते हैं हमने राइट साइड से डिलीट करना भी सीखा और लेफ्ट साइड से डिलीट करना भी सीखा। अब हमसे पूछा गया है इंसर्शन पॉइंट के राइट साइड में एक कंप्लीट वर्ड को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाएगी। तो यदि एक एक अक्षर करना है, एक एक कैरेक्टर, तो नॉर्मल डिलीट की को प्रेस करें, और एक कंप्लीट वर्ड डिलीट करना है तो
तो कंट्रोल के साथ डिलीट की को प्रेस करें, कंट्रोल प्लस डिलीट। जहां भी आपका कर्सर होगा उसके राइट साइड का एक कंप्लीट वर्ड डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज किया जाता है, और यदि लेफ्ट साइड पर डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज किया जाता है। यहां पर हमने एक साथ 4 शॉर्टकट की सीखी, 4 क्वेश्चन तैयार करे। हमसे पूछा गया था डॉक्यूमेंट में इंसर्शन पॉइंट के राइट साइड से एक कंप्लीट वर्ड को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो राइट साइड में डिलीट करना मतलब कंट्रोल प्लस डिलीट, एक अक्षर करना होता तो केवल डिलीट, एक वर्ड डिलीट करना है शब्द तो कंट्रोल प्लस डिलीट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपसे लेफ्ट साइड में पूछा जाएगा तो हो जाएगा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। यह हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। आइकन क्या होते हैं? आइकन जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप पर हमें स्मॉल साइज के ग्राफिक्स शो किए जाते हैं, जो किसी फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी फोल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो हमें स्मॉल साइज के ग्राफिक्स शो किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है आइकन। आइकन। और हमसे पूछा गया है आइकन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। आइकन फाइल का एक्सटेंशन होता है .ico। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी आइकन्स शो होते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में उनका एक्सटेंशन होता है .ico। आपको आइकन की स्पेलिंग के 3 अक्षर याद रखने हैं, ICO। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन फाइल का एक्सटेंशन होता है .ico। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में करंट डेट को शो करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में करंट डेट को शो करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यदि हमें एक्सेल में आज की डेट शो करनी है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। MS एक्सेल में करंट डेट को शो करने के लिए टुडे फंक्शन का यूज किया जाता है। टुडे फंक्शन, टुडे मतलब आज, तो आज की डेट यदि हमें एक्सेल में शो करनी है तो हम टुडे फंक्शन का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। MS एक्सेल में करंट डेट को शो करने के लिए टुडे फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इस फंक्शन को हम MS एक्सेल में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने एक्सेल में इक्वल के साथ टुडे फंक्शन को टाइप किया और एंटर की को प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं आज की जो भी डेट है वह हमारे सामने शो की जा रही है। तो एक्सेल में करंट डेट को शो करने के लिए टुडे फंक्शन का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन 2 डेट्स के बीच का अंतर दिनों में शो करता है। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन 2 डेट्स के बीच का अंतर या डिफरेंस दिनों में शो करता है। मतलब यदि हमारे पास 2 डेट हैं और हमें दोनों डेट के बीच का जो अंतर है, जो गैप है, वो नंबर ऑफ डेज में दिनों में शो करना है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन 2 डेट्स के बीच का अंतर दिनों में शो करता है। मतलब 2 डेट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको नंबर ऑफ डेज में शो करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है। MS एक्सेल में यदि हमें 2 डेट्स के बीच का अंतर दिनों में शो करना है तो डेज फंक्शन का यूज किया जाता है। डेज फंक्शन का, डेज मतलब नंबर ऑफ डेज, 2 डेट के बीच में कितने दिनों का अंतर है यह हम पता कर सकते हैं डेज फंक्शन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2 डेट के बीच का डिफरेंस नंबर ऑफ डेज में शो करने के लिए डेज फंक्शन का यूज किया जाता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 डेट हैं। हमारा जो एग्जाम होने वाला है CPCT का वह होना है 17 या 18 तारीख को, 17/09/2022। एक डेट है हमारे पास 17 सितंबर 2022 और फॉर एग्जाम्पल आज है डेट 11/9/2022। हमारे पास 2 डेट हैं, 17 सितंबर 2022, एक है हमारे पास 11 सितंबर 2022। हमें दोनों डेट के बीच में यह पता करना है कितने दिन बचे हैं हमारे पेपर के लिए, तो हम उसके लिए डेज फंक्शन का यूज करेंगे। इक्वल
डेस, हमने डेस फंक्शन को लगाया। आप देख सकते हैं यहां पर हमें 2 आर्ग्यूमेंट देने होते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट। पहले देनी होती है एंड डेट, फिर कामा के बाद देनी होती है स्टार्ट डेट। तो एंड डेट हमारी क्या हो जाएगी 17/9/2022, जो हमारी बाद वाली डेट है। इसके बाद कामा लगाएंगे और हम दे देंगे स्टार्टिंग डेट, जो कि हमारी है 11/9/2022। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब हमारे एग्जाम के लिए, हमारे पेपर के लिए 6 दिन बचे हैं, 6 डेज यहां पर बचे हुए हैं। तो 2 डेट के बीच का यदि हमें डिफरेंस नंबर ऑफ डेज में शो करना है तो एक्सेल का डेज फंक्शन यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सबसे अधिक फास्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे महंगा होता है। एक साथ कई वर्ग को, लाखों करोड़ों प्रोसेस को रन करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। हमसे पूछा गया है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है सेमर क्रे को। सेमर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। सेमर क्रे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। जबकि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है सेमर क्रे को। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। एडा लवलेस, एडा लवलेस फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है एडा लवलेस। हरमन हॉलरिथ, हरमन हॉलरिथ ने पंच कार्ड का इन्वेंशन किया था, पंच कार्ड का आविष्कार किया था हरमन हॉलरिथ ने। तो यहां पर हमने एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार कर लिए। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है सेमर क्रे को, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, एडा लवलेस फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं और हरमन हॉलरिथ ने पंच कार्ड का इन्वेंशन किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमर क्रे को कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस सीरीज के सुपर कंप्यूटर को बनाया जाता है? बार्क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस सीरीज के सुपर कंप्यूटर को बनाया जाता है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। बार्क जिसका फुल फॉर्म होता है भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। बार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। और बार्क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत में अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को बनाया जाता है। अनुपम सीरीज के, बार्क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत में अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को बनाया जाता है। और सीडेक कंपनी के द्वारा परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को बनाया जाता है। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर सीडेक कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं और अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बार्क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बार्क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को बनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट मतलब कि फिक्स सेल एड्रेस के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है? एमएस एक्सेल में जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। एक वर्कशीट पर मल्टीपल रो होते हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट होता है। सेल, सेल एमएस एक्सेल में एक सबसे छोटा एलिमेंट होता है। हम जो भी टाइपिंग करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, वह सेल पर होता है। प्रत्येक सेल का अपना एक निश्चित पता होता है, फिक्स एड्रेस होता है, जिसे कहा जाता है सेल एड्रेस। प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है जिसे कहते हैं सेल एड्रेस। सेल एड्रेसिंग 3 प्रकार की होती है, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग,
एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग और मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। हमसे पूछा गया है यदि हमें किसी सेल के एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाना है तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए डॉलर साइन का यूज किया जाता है, डॉलर सिंबल का। यदि हम किसी सेल एड्रेस में डॉलर सिंबल का यूज कर देते हैं तो वह सेल एड्रेस फिक्स हो जाता है, एब्सोल्यूट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है। यहां पर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। किसी सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाने के लिए F4 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, F4। तो एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है, डॉलर सिंबल का। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट के द्वारा कितने केस चेंज किए जा सकते हैं। एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट के द्वारा कितने केस चेंज किए जा सकते हैं। यह क्वेश्चन चेंज केस से संबंधित है, यह क्वेश्चन चेंज केस से संबंधित है। एमएस वर्ड में 5 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं, 5 प्रकार के, लेकिन शॉर्टकट की के माध्यम से केवल 3 केस यूज किए जा सकते हैं। एमएस वर्ड में हम टेक्स्ट के साथ 5 प्रकार के केस यूज कर सकते हैं जो कि चेंज केस ऑप्शन के अंतर्गत होते हैं, लेकिन शॉर्टकट की जो होती है चेंज केस की शिफ्ट प्लस F3, उससे हम केवल 3 केस को चेंज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एमएस वर्ड में टोटल होते हैं 5 केस, लेकिन शॉर्टकट की के द्वारा केवल 3 केस को यूज किया जा सकता है और चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 एमएस वर्ड में चेंज केस की शॉर्टकट की होती है जिसके द्वारा हम केवल 3 केस को यूज कर सकते हैं। होते टोटल 5 हैं, लेकिन शॉर्टकट की के द्वारा केवल 3 केस को यूज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट के द्वारा केवल 3 केस चेंज किए जा सकते हैं। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यहां पर हमने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। होम टैब में हमें चेंज केस नाम का एक ऑप्शन दिया जाता है, चेंज केस। यहां पर आप देख सकते हैं 5 प्रकार के केस होते हैं। बाय डिफॉल्ट होता है सेंटेंस केस, दूसरा होता है लोअर केस, तीसरा होता है अपर केस, चौथा होता है कैप्सलाइज ईच वर्ड और 5वां होता है टॉगल केस। तो टोटल यहां पर 5 प्रकार के केस होते हैं और बाय डिफॉल्ट होता है सेंटेंस केस। लेकिन जब हम चेंज केस की शॉर्टकट की से शिफ्ट प्लस F3 से केस को चेंज करते हैं तो केवल 3 प्रकार के केस यूज होते हैं, लोअर केस, अपर केस और सेंटेंस केस। बाकी 2 केस शॉर्टकट की से यूज नहीं किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में फ्लैश फिल की शॉर्टकट की क्या होती है। एमएस एक्सेल में फ्लैश फिल की शॉर्टकट की क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में फ्लैश फिल की शॉर्टकट की क्या होती है। पहले आपको यह समझना होगा कि फ्लैश फिल क्या होता है। फ्लैश फिल एक ऐसा फीचर है एक्सेल का जो एक फिक्स पैटर्न के आधार पर एक सेल की वैल्यू को दूसरे सेल में फिल करने की सुविधा देता है। आपने एक्सेल में फिल हैंडल का यूज किया होगा, ऑटो फिल का। जब आप एक्सेल में कोई सीरीज बनाते हैं तो आप फिल हैंडल का, ऑटो फिल का यूज करते हैं, जो कि आपको 1 और 2 लिखने के बाद 3, 4, 5 ऑटोमेटिक दे देता है। वह कहलाता है फिल हैंडल या ऑटो फिल। लेकिन फ्लैश फिल एक ऐसा ऑप्शन है जो एक फिक्स पैटर्न के आधार पर एक सेल की वैल्यू को बाकी सभी सेल में फिल करने के लिए यूज किया जाता है, उसे कहा जाता है फ्लैश फिल। और फ्लैश फिल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई। फ्लैश फिल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर कुछ यूजर्स के फर्स्ट नेम लिखे हैं और लास्ट नेम लिखे हैं। अब हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाकर यहां पर फुल नेम बनाना है। इसके लिए हम फ्लैश फिल का यूज करने वाले हैं। तो पहली बार हमें पहले यूजर का नाम और सरनेम, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप करना होगा। एक बार हमें फ्लैश फिल को पैटर्न बताना होता है कि हमें किस प्रकार की वैल्यू, किस प्रकार का डेटा फिल करना है। तो हमने यहां पर एक बार उसको बता दिया कि हमें फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को मिलाकर फुल नेम बनाना है। अब हम
कंट्रोल के साथ ई को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ ई को, तो आप देख सकते हैं बाकी जो हमारा डेटा था उस पूरे डेटा को फ्लैश फिल ने ऑटोमेटिक एक पैटर्न के आधार पर फिल कर दिया है। यह होता है एक्सेल का एक इंपॉर्टेंट फीचर जिसे कहा जाता है फ्लैश फिल, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी फाइल की साइज को कम करने के लिए किया जाता है? निम्न में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी फाइल की साइज को कम करने के लिए किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक फाइल बनाई जो कि अभी फॉर एग्जाम्पल 10 MB की है और हमें इस फाइल की साइज को कम करना है। साइज को कम करना है मतलब उसे कंप्रेस करना है। कंप्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी फाइल की साइज को कम कर दिया जाता है। कंप्रेस करना मतलब उसको श्रिंक कर देना, छोटा कर देना। तो यदि हमें किसी फाइल की साइज को कम करना है तो हमें कंप्रेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा किसी फाइल की साइज को कम किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमें किसी फाइल की साइज को कम करने के लिए कंप्रेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम का फर्स्ट वर्जन किस ईयर में रिलीज किया गया था? गूगल क्रोम का फर्स्ट वर्जन किस ईयर में रिलीज किया गया था? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है जिसका उपयोग वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हैं। इनका यूज वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। हमसे पूछा गया है गूगल क्रोम का फर्स्ट वर्जन कब रिलीज किया गया था? तो गूगल क्रोम का फर्स्ट वर्जन 2008 में रिलीज किया गया था, 2008 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गूगल क्रोम का फर्स्ट वर्जन सन 2008 में रिलीज किया गया था। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलने के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलने के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से, साइबर सिक्योरिटी से लिया गया है। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलने के लिए किस टेक्निक का यूज किया जाता है? यह क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से, साइबर सिक्योरिटी से लिया गया है। यहां पर हम एक डायग्राम को बनाने वाले हैं। इस डायग्राम के द्वारा आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर जब भी कोई मैसेज भेजता है तो वह प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में होता है। इसे हम प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट कहते हैं। इस प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट पर इनक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है, इनक्रिप्शन। और इनक्रिप्शन अप्लाई करने के बाद यह प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट साइपर टेक्स्ट में बदल जाता है, साइपर टेक्स्ट में। साइपर टेक्स्ट का मतलब है एक सीक्रेट कोड, एक एनकोडेड कोड जिसे कोई आसानी से समझ नहीं सकता है। जब आपका मैसेज नेटवर्क में ट्रांसफर होता है तो वह साइपर टेक्स्ट के रूप में होता है ताकि नेटवर्क में कोई भी यूजर आपके मैसेज को आसानी से ना समझ सके। जब यह साइपर टेक्स्ट रिसीवर के यहां पर पहुंचता है तो इस पर डिक्रिप्शन अप्लाई कर दिया जाता है और डिक्रिप्शन के द्वारा वापस इसे प्लेन टेक्स्ट में या नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह पूरी प्रोसेस कहलाती है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इसे क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। क्रिप्टोग्राफी के 2 फंक्शन होते हैं, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदला जाता है जबकि डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदला जाता है। हमसे पूछा गया था प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलने के लिए किस टेक्निक का यूज किया जाता, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को या नॉर्मल टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है?
MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। MS वर्ड जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, टाइपिंग और फॉर्मेटिंग करने के काम में आता है। MS वर्ड में जो फाइल बनती है उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है .docx। हमसे पूछा गया है MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट को, पेज को शो करने के लिए 5 प्रकार के व्यू प्रोवाइड करता है। 5 प्रकार के व्यू, सभी व्यू हमें व्यू टैब के अंतर्गत प्राप्त होते हैं और डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू, मतलब ऐसा व्यू आपको शो किया जाएगा जैसा पेज आपका प्रिंट आउट में प्राप्त होगा। प्रिंट लेआउट व्यू एक ऐसा व्यू होता है जो पेज को उस प्रकार से शो करेगा जैसा पेज आपका प्रिंट आउट में प्राप्त होता है। उस व्यू को कहा जाता है प्रिंट लेआउट व्यू, जो कि MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड में 5 प्रकार के व्यू होते हैं जो कि आपको व्यू टैब में प्राप्त होंगे। रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट व्यू। लेकिन आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक कौन सा व्यू सिलेक्ट होता है, प्रिंट लेआउट व्यू। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल के सिंगल सेल में मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट टाइप करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल के सिंगल सेल में मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट टाइप करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल का जो सेल होता है, सेल बनता है रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से। एक रो और कॉलम को मिलाने पर सेल क्रिएट होता है। जब हम सेल में कोई डेटा टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा डेटा बड़ा होने पर वह सेल से बाहर चला जाता है। MS एक्सेल के सेल में बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन का टेक्स्ट टाइप किया जाता है, लेकिन हमसे पूछा गया है यदि हमें एक सेल में मल्टीपल लाइन का, कई लाइन का टेक्स्ट टाइप करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। इसके लिए रैप टेक्स्ट ऑप्शन यूज किया जाता है। रैप टेक्स्ट एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जो सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने की सुविधा देता है। यहां पर आपको रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की भी याद करनी है, जो कि होती है Alt+Enter। Alt+Enter से हम रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, जो कि हमें सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन टाइप करने की सुविधा देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर डेटा टाइप किया नेम ऑफ स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट बड़ा था तो वह सेल से बाहर चला गया है। आप सेल में एक साथ 2 लाइन टाइप नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में एक सेल के अंदर 2 या 3 या मल्टीपल लाइन को टाइप करने के लिए रैप टेक्स्ट का यूज किया जाता है। रैप टेक्स्ट, जैसे ही हम रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारा टेक्स्ट मल्टीपल लाइन में डिवाइड हो जाता है। इसको हम शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की होती है Alt+Enter। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर है। निम्न में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की सुविधा देता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो केवल टेक्स्ट को टाइप करने की और एडिट करने की सुविधा देता है वह कहलाता है टेक्स्ट एडिटर, जो कि होता है नोटपैड। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt। नोटपैड सॉफ्टवेयर की फाइल का एक्सटेंशन होता है और नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसकी फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें 2-3 क्वेश्चन और भी समझने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।